नमस्कार मेरे विद्वान साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है गजानन क्लासेस तिवरी के निशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, यहाँ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में श्वसन तंत्र को शुरू किया था और उसके अंदर हम लोगों ने मुख्य रूप से श्वसन प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र और उसके प्रकारों की। श्वसन तंत्र, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस शब्द को कंप्लीट किया था डिटेल के अंदर कि श्वसन क्या है और कितने प्रकार का होता है। आज अपन बात करने वाले श्वसन तंत्र की। देखिए, श्वसन प्रक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। उस श्वसन प्रक्रिया के अंदर जितने भी अंग काम में आते हैं उन सभी को मिलाकर जो तंत्र बनता है उसको क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। ठीक है, तो श्वसन तंत्र जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, ठीक है। एक होता है निचला श्वसन तंत्र, ठीक है। और लास्ट इसका भाग है श्वसन मांसपेशियां, ठीक है। ये 3 भाग है श्वसन तंत्र के अंदर। अब इन तीनों के अंदर अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें ऊपरी श्वसन तंत्र में, अगर इसकी बात करें ऊपरी श्वसन तंत्र की, ठीक है, तो ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहले अगर बात करें तो आती है नासिका, फिर 2 नंबर पे है मुख, 3 नंबर पे आता है अपना ग्रसनी और 4 नंबर पे है स्वरयंत्र, ठीक है। ये ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग हैं। निचले श्वसन तंत्र के अंदर बात करें यदि, तो आती है श्वास नली, फिर आती है श्वसनी, श्वसनिका और नंबर 4 पे है फेफड़े, ठीक है। और श्वसन मांसपेशियों के अंदर मुख्य श्वसन जो मांसपेशी है वो है अपनी मध्य पट, या इसको क्या कहते हैं? डायफ्राम। ये अपनी मुख्य श्वसन मांसपेशी है, ठीक है। तो देखिए, कई बार यहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि निम्न में से कौन सा श्वसन अंग निचला श्वसन तंत्र का है या नहीं है, कौन सा श्वसन अंग ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। तो ये मुख्य श्वसन अंग हैं। 4 और 4 8 और 1 9। इन 9 अंगों को मिलाकर क्या बनता है? श्वसन तंत्र बनता है। तो एक एक करके अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, ऊपरी श्वसन तंत्र, और ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर भी सबसे पहले आती है अपनी नासिका। क्या आती है? नासिका, ठीक है। देखिए नासिका के बारे में, यह प्राथमिक श्वसन अंग है, प्राथमिक श्वसन अंग है, ठीक है। दूसरी चीज, यह नासिका गुहा में खुलती है, ठीक है। शुरुआत अगर पूछ ले कि जो प्राथमिक श्वसन अंग है उसका प्रवेश द्वार कौन सा है, तो नासा छिद्र। समझ में आई चीज? ये नासिका है, इसका प्रवेश द्वार कौन सा है? नासा छिद्र। ये आगे कहां खुलता है? एक लंबी नलिका, देखिए यहां से लेकर यहां तक, इसको नासिका गुहा कहते हैं, ठीक है। अब इस नासिका गुहा के अंदर, नासिका गुहा में उपस्थित रोम, रोम का मतलब बाल, तथा पक्षमाप, इसको क्या कहते हैं? सीलिया। पक्षमाप को क्या कहते हैं? सीलिया। ध्यान रखना, वायु में उपस्थित, या ऐसा कह सकते हैं वायु को
शुद्ध करके आगे भेजते हैं, आगे भेजते हैं। मतलब क्या हो गया कि भाई हम लोग जो नाक से वायु ग्रहण करते हैं उसके अंदर कई प्रकार की अशुद्धियां, कई प्रकार के कण मौजूद होते हैं। तो हमारे नासिका गुहा के अंदर उपस्थित रोम, ठीक है, और पक्षमाप और श्लेष्मी तरल, ये क्या करते हैं, उन अशुद्धियों को नासिका गुहा के अंदर ही रोक देते हैं और वायु को पूर्णतया शुद्ध करके ही अंदर भेजते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी नासिका। तो यहां याद रखने योग्य क्या है, प्राथमिक श्वसन अंग पूछ ले अगर आपसे, तो कौन है, नासिका। ठीक है, नासिका गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं, पक्षमाप, जिसको क्या कहते हैं, सीलिया, सीलिया या सीलियो भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, देखिए ये हो गया पहला। दूसरा है अपना मुख, इसे द्वितीय श्वसन अंग कहते हैं, इसे द्वितीय श्वसन अंग कहते हैं। प्राथमिक कौन सा हो गया, नाक, दूसरा मुख। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको पूछ ले कि नासिका या मुख से ग्रहण की गई वायु में से कौन सी वायु शुद्ध होती है, तो किसके द्वारा, नासिका के द्वारा। मुख के द्वारा ग्रहण की गई वायु नासिका की अपेक्षा क्या होती है, अशुद्ध। तो मुख द्वारा ग्रहित वायु नासिका की अपेक्षा, नासिका की अपेक्षा अशुद्ध होती है। क्या होती है, अशुद्ध। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। नासिका द्वारा शुद्ध, मुख द्वारा अशुद्ध। ठीक है, तो ऊपरी श्वसन तंत्र का नासिका हो गया, मुख हो गया। अब अपन बात करते हैं ग्रसनी की। नंबर 3, ठीक है, ग्रसनी। ग्रसनी एक बहुत ही छोटा हिस्सा है श्वसन तंत्र का, और कीप नुमा संरचना होती है, चिकनी कीप नुमा संरचना, चिकनी कीप नुमा संरचना। ठीक है, उसके बाद यह 3 प्रकार की है। पाचन तंत्र में भी इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सी, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी तथा कंठग्रसनी। ठीक है, देखिए ये अपना नाक हो गया, इसके आगे यहां पर होती है ग्रसनी। ठीक है, ये नासिका, ये हिस्सा ग्रसनी। अब देखिए अगर मैं बात करूं इस ग्रसनी के बाद में, यहां पर मैंने कहा था आपको पाचन तंत्र में होता है घाटी ढक्कन। क्या होता है, घाटी ढक्कन, जिसको हम लोगों ने कहा था एपिग्लोटिस। क्या कहा था, एपिग्लोटिस। ठीक है, इस एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस एक प्रकार का क्या होता है, आवरण होता है। इस एपिग्लोटिस के भीतर या इसके बाद में क्या होता है, स्वर यंत्र होता है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, लेरिंक्स बोला था। ये कुछ बातें पाचन तंत्र पर हम डिस्कस कर चुके थोड़ा सा। अब देखिए बात को कि नासाग्रसनी, मुखग्रसनी तथा कंठग्रसनी। नाक के द्वारा ग्रहण की गई वायु पहले कहां से, नासाग्रसनी से, फिर नासाग्रसनी से कहां जाएगी, मुखग्रसनी में, मुखग्रसनी से कहां जाएगी, कंठग्रसनी में। ये सबसे लास्ट हिस्सा है ग्रसनी का। कौन सा, कंठग्रसनी। इस कंठग्रसनी से होती हुई वायु कहां प्रवेश करेगी, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस में। ठीक है, और घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस से होती हुई ये वायु कहां जाएगी, स्वर यंत्र या लेरिंक्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए नासिका से ग्रहित वायु नासाग्रसनी, मुखग्रसनी तथा
कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस, जिसको क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन, एपिग्लोटिस से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये अपने ऊपरी श्वसन तंत्र के 3 भाग हो गए, नासिका, मुख और ग्रसनी। चौथा भाग है अपना स्वर यंत्र। ठीक है, उसके बारे में ठीक है, देखिए ऊपरी श्वसन तंत्र का चौथा भाग स्वर यंत्र। देखिए मित्रों, एक बार थोड़ा डायग्राम को अपन कंसल्ट कर लेते हैं। ये अपनी नासिका है। ठीक है, नासिका जो है वो आगे जाके नासिका गुहा में खुलती है। ठीक है, उसके बाद हिस्सा आता है ग्रसनी का। ठीक है ना। अब ग्रसनी भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। सबसे अंतिम हिस्सा कौन सा है ग्रसनी का? कंठ ग्रसनी। ठीक है, अब कंठ ग्रसनी के बाद में जो संरचना आती है वो होता है अपना स्वर यंत्र। क्या होता है? स्वर यंत्र। और इस स्वर यंत्र का आवरण अगर अपन कहें तो वो कौन होता है? एपिग्लोटिस। कौन होता है? एपिग्लोटिस। ठीक है, तो देखिए अब इस स्वर यंत्र के नीचे एक लंबी नलिका है, उसको क्या कहते हैं? श्वास नली। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है, ये स्वर यंत्र है, ऊपर कौन है? कंठ ग्रसनी, नीचे कौन है? श्वास नली। तो सवाल ये बनता है कि कंठ ग्रसनी और श्वास नली को कौन जोड़ता है? तो उत्तर क्या है? स्वर यंत्र। ठीक है, तो इसी पॉइंट से अपन शुरुआत करते हैं। स्वर यंत्र कंठ ग्रसनी तथा श्वास नली को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद में स्वर यंत्र का आवरण कौन सा है? एपिग्लोटिस या गांठी ढक्कन। एपिग्लोटिस स्वर यंत्र का आवरण होता है। क्या होता है? आवरण होता है। जो श्वास होती है या जो ऑक्सीजन होती है वो कंठ ग्रसनी से एपिग्लोटिस से होती हुई किसमें प्रवेश करेगी? स्वर यंत्र में। ठीक है, उसके पश्चात स्वर यंत्र 9 उपास्थियों से बना होता है। कितनी उपास्थियां? 9 उपास्थियां। ठीक है, उसके पश्चात देखिए इसका नाम क्या है? स्वर यंत्र नाम है। स्वर यंत्र का मतलब ऐसा यंत्र जहां से स्वर की उत्पत्ति होती है। और स्वर का मतलब क्या हो गया? ध्वनि। यानी हमारे मुख से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो ध्वनि बाहर आती है, उसका मूल स्थान या उत्पन्न स्थली या उत्पत्ति कहां से कह सकते हैं? स्वर यंत्र। अब स्वर यंत्र में कैसे होती है? तो देखिए स्वर यंत्र में कुछ विशेष प्रकार की श्लेष्म झिल्लियां पाई जाती है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की श्लेष्म झिल्लियां पाई जाती है, जिन्हें स्वर रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर रज्जु कहते हैं। ठीक है, ये स्वर रज्जु ही हवा के दबाव के कारण ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगर पूछ ले ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अगर आपसे पूछ ले ध्वनि कौन उत्पन्न करता है,
तो स्वर यंत्र के अंदर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की श्लेष्म झिल्लियां, जिन्हें क्या कहते हैं, स्वर रज्जु कहते हैं, हवा के दबाव के कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, ये अपना ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। इसके पश्चात अपन बात करते हैं निचला श्वसन तंत्र की। ठीक है, देखिए निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहला श्वसन अंग हम लोगों ने क्या कहा था, श्वास नली। क्या कहा था, श्वास नली। ठीक है, देखिए स्वर यंत्र के पश्चात एक लंबी सी नलिका होती है। स्वर यंत्र अपन पढ़ चुके हैं इस प्रकार से। इसके बाद में एक लंबी सी नलिका होती है, इसको श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वास नली। ये श्वास नली लगभग 5 इंच लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 5 इंच। ठीक है, और ये जो श्वास नली है वो आगे जाकर प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनी, प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनी में विभक्त होती है। प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनी में विभक्त होती है कौन, श्वास नली। ठीक है, तो देखिए यह लगभग 5 इंच लंबी होती है। ठीक है, सी प्रकार के उपास्थि छल्लों से मिलकर बनती है। सी प्रकार के छल्ले इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ठीक है, सी प्रकार के उपास्थि के छल्लों से मिलकर बनती है। अब देखिए ये छल्ले क्यों पाए जाते हैं। ये सी प्रकार के उपास्थि के छल्ले श्वास नली को फैला कर रखते हैं, उसको चिपकने से रोकते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछ ले कि श्वास नली को फैलाकर कौन रखता है या चिपकने से कौन रोकता है, तो सी प्रकार के उपास्थि के छल्ले। ठीक है, उसके पश्चात देखिए यह आगे जाकर प्राथमिक व द्वितीयक श्वसनियों में बट जाती है। प्राथमिक व द्वितीयक श्वसनियों में बट जाती हैं और श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी या इसी को कहते हैं ब्रोंकाई। श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ती है। ठीक है, किस किस को जोड़ती है, स्वर यंत्र को ब्रोंकाई से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये निचला श्वसन तंत्र का पहला अंग श्वास नली कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। निचले श्वसन तंत्र का दूसरा भाग, ठीक है, क्या था, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल। दूसरा और तीसरा, ब्रोंकाई इसको कहते हैं श्वसनी और ब्रोंकियोल इसको कहते हैं श्वसनिका। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक व द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर
ब्रोंकाई व ब्रोंकियोल में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। देखिए ये श्वास नली है, आगे जाकर प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। इसके बाद ये भी दो भागों में बट जाती है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये हो गई श्वसनी, श्वसनिका। और श्वसनिका का अंतिम हिस्सा, श्वसनिका का अंतिम हिस्सा क्या कहलाता है? कूपिका। क्या कहलाता है? कूपिका, गुब्बारे नुमा संरचना। तो देखिए श्वसनिका का अंतिम गुब्बारे नुमा संरचना कूपिका कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इस कूपिका के अंदर, कूपिका के अंदर शल की उपकला पाई जाती है। ध्यान रखना, सामान्य सा शब्द है लेकिन पूछा जा सकता है। कूपिका के अंदर शल की उपकला पाई जाती है जो गैसीय विनिमय में सहायता करती है। क्या करती है? गैसीय विनिमय में सहायता प्रदान करती है। ये हो गई अपनी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, ठीक है। अब देखिए इसका अंतिम पार्ट, फेफड़े। जो चौथा भाग है इसका वो क्या है? फेफड़े, ठीक है। देखिए जो श्वास नली है वो आगे जाकर जो संरचना बनाती है, कूपिका, श्वसनी, श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई और कूपिका, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फेफड़ों का निर्माण करते हैं। और ये जो फेफड़े हैं कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के। कैसे? हल्के गुलाबी रंग के। होते कहाँ हैं? तो मध्य पट या डायफ्राम के ठीक ऊपर, मध्य पट या डायफ्राम के ठीक ऊपर, मध्य में होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, ठीक है, राइट वाला और लेफ्ट वाला। तो देखिए राइट और लेफ्ट कितने फेफड़े होते हैं? दो प्रकार के। ये जो राइट वाला जो फेफड़ा होता है ये क्या होता है? बड़ा होता है। और ये क्या होता है? छोटा होता है। राइट वाला क्या होता है? बड़ा। लेफ्ट वाला क्या होता है? छोटा। तो जो बड़ा होता है उसके कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 3। और जो छोटा होता है उसके कितने खंड होते हैं? 2 खंड, ठीक है। उसके बाद में फेफड़े के चारों ओर की जो झिल्ली होती है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक चीज और कि जो पुरुषों के फेफड़े होते हैं वो महिलाओं की अपेक्षा क्या होते हैं? भारी होते हैं। पुरुषों के फेफड़े महिलाओं की अपेक्षा क्या होते हैं? भारी होते हैं। भारी होते हैं। अब देखिए जब हम लोग अपने हाथ से अपने चेस्ट को छूते हैं तब यहाँ हमें कुछ ठोस महसूस होता है। ये फेफड़े नहीं है, ये क्या है? पसलियाँ हैं। क्या है?
पसलियाँ, ये फेफड़ों का आवरण है जो फेफड़ों को सुरक्षित रखता है। फेफड़े तो बिल्कुल कोमल मांसल संरचना होती है, ये फेफड़े नहीं, इसके भीतर क्या होते हैं फेफड़े, ये हमारी जो क्या है पसलियाँ हैं, ठीक है, जिनकी आकृति कैसी होती है, हॉकी स्टिक के जैसी होती है, ठीक है, 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, हॉकी स्टिक के जैसी इनकी आकृति होती है। और ये जो पसलियां हैं यही हमारे फेफड़ों को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। जब अपन कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां पर उसका टाइप आएगा वक्षीय कंकाल। एक होता है अक्षीय, एक वक्षीय, एक अनुबंधी कंकाल। तो जब वक्षीय कंकाल का अध्ययन करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो अपने पसलियां होती है वो फेफड़ों का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया निचला श्वसन तंत्र, ठीक है ना। फेफड़े हल्के गुलाबी रंग के, मध्य पट या डायफ्राम के ऊपर, राइट लेफ्ट, ये वाला बड़ा, ये छोटा, इसके 3 खंड, इसके 2 खंड। जो झिल्ली होती है वो कौन सी होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए श्वसन तंत्र का अंतिम हिस्सा श्वसन मांसपेशियां, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। उसके पश्चात अपना श्वसन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। श्वसन मांसपेशियां, और मैंने पहले ही कहा था कि श्वसन मांसपेशियों के अंदर हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? मध्य पट या डायफ्राम। और श्वसन क्रिया को कंप्लीट करने के लिए अति 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 आवश्यक या अति महत्वपूर्ण जो मांसपेशी है वो है मध्य पट या डायफ्राम। देखिए हाथ से छूने से अपने को यहाँ पर ये फेफड़ों का बीच का जो हिस्सा है, ठीक है ना, पसलियों का जो बीच का हिस्सा है उसके जस्ट यहाँ पर खड्डा सा महसूस होता है। तो यहाँ पर इस शेप में ये अपने फेफड़े हैं ऐसे, ये इस प्रकार से क्या पाया जाता है? मध्य पट या डायफ्राम एक पेशी है। क्या है? पेशी है। अब मध्य पट या डायफ्राम का रोल क्या है? तो देखिए जब हम लोग श्वास अंदर खींचते हैं उस समय ये जो मध्य पट या डायफ्राम है वो क्या होता है? संकुचित होता है, ठीक है ना। क्या होता है? संकुचित होता है। और जब अपन श्वास को छोड़ते हैं उस समय ये डायफ्राम शिथिल अवस्था में आता है। मतलब कुल मिलाकर कि डायफ्राम जब क्या होगा? संकुचित होना जरूरी है। डायफ्राम जब क्या होगा? संकुचित, और ये होना जरूरी है, तब क्या आएगी? श्वास अंदर आएगी, अन्यथा श्वास नहीं खींच सकते। और जब डायफ्राम किस अवस्था में होगा? शिथिल अवस्था में। किस अवस्था में? शिथिल अवस्था में होगा। उस समय श्वास कहां जाएगी? बाहर। यानी जब श्वास खींचोगे तब डायफ्राम क्या होगा? संकुचित, और जब श्वास छोड़ोगे तब डायफ्राम क्या होगा? शिथिलन अवस्था में आएगा। बस इतना सा ही इसका काम है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक लाइन लिख देते हैं इसके अंदर, यह श्वसन तंत्र की प्रमुख श्वसन मांसपेशी है, ठीक है। फिर जब डायफ्राम संकुचित तो क्या होगा? श्वास अंदर, ठीक है। और जब डायफ्राम शिथिल तब श्वास क्या होगा? बाहर, ठीक है मित्रों। इसी के साथ अपना जो श्वसन तंत्र था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी तरह से आप अपना स्नेह बनाए रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, थंब अप का जो चिन्ह है उसको ज़रूर दबाएं, जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुँचे, हमारा एक छोटा सा प्रयास। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।